आइए सुनते हैं सादत हसन मंटो की लिखी कहानी तमाशा। 2-3 रोज से हवाई जहाज सियाह गिद्धों की तरह पंख फैलाए खामोश फिजा में मंडरा रहे थे, जैसे किसी शिकार की तलाश में हों। सुर्ख आंधियां वक्त बेवक्त किसी आने वाले खूनी हादसे का पैगाम ला रही थी। सुनसान बाजारों में सशस्त्र पुलिस की गश्त एक अजीब भयावह समा पेश कर रही थी। वे बाजार जो आज से कुछ अरसे पहले लोगों के हुजूम से भरे हुआ करते थे, अब किसी नामालूम खौफ की वजह से सूने पड़े थे। शहर की फिजा पर एक रहस्यमयी खामोशी छाई हुई थी और भयानक खौफ राज कर रहा था। खालिद घर की खामोश और स्तब्ध फिजा से सहमा हुआ अपने वालिद के करीब बैठा बातें कर रहा था। अब्बा, आप मुझे स्कूल क्यों नहीं जाने देते? बेटा, आज स्कूल में छुट्टी है। मास्टर साहब ने तो हमें बताया ही नहीं। वह तो कल कह रहे थे कि जो लड़का आज स्कूल का काम खत्म करके अपनी कॉपी नहीं दिखाएगा, उसे सख्त सजा दी जाएगी। वह बतलाना भूल गए होंगे। आपके दफ्तर में छुट्टी होगी? हाँ, हमारा दफ्तर भी आज बंद है। चलो अच्छा हुआ, आज आपसे कोई अच्छी सी कहानी सुनूंगा। ये बातें हो रही थी कि 3-4 जहाज चीखते हुए उनके सिर पर से गुजर गए। खालिद उनको देखकर बहुत भयभीत हो गया। वह 3-4 रोज से इन जहाज़ों को गौर से देख रहा था, मगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। वह हैरान था कि ये जहाज सारा दिन धूप में क्यों चक्कर लगाते रहते हैं। उनकी रोजाना की इन हरकतों से तंग आकर वह बोला, अब्बा, मुझे इन जहाज़ों से सख्त खौफ मालूम हो रहा है। आप इन्हें चलाने वालों को साफ साफ कह दो कि वे हमारे घर से ना गुजरा करें। खौफ? कहीं पागल तो नहीं हो गए खालिद? अब्बा, ये जहाज़ बहुत खौफनाक हैं। आप नहीं जानते, ये किसी ना किसी दिन हमारे घर पर गोला फेंक देंगे। कल सुबह मामी अम्मी जान से कह रही थी कि इन जहाज़ वालों के पास बहुत से गोले हैं। अब्बा, अगर उन्होंने इस किस्म की कोई शरारत की तो याद रखें, मेरे पास भी एक बंदूक है, वही जो आपने मुझे पिछली ईद पर लाकर दी थी। खालिद के अब्बा ने अपने लड़के के गैर मामूली साहस पर हंसते हुए कहा, मामी तो पागल हैं। मैं उनसे बात करूंगा कि वह घर में ऐसी बातें क्यों करती हैं। इत्मीनान रखो, वे ऐसी बात कभी नहीं करेंगी। अपने वालिद से रुखसत होकर खालिद अपने कमरे में चला गया और हवाई बंदूक निकालकर निशाने लगाने का अभ्यास करने लगा, ताकि अगर किसी रोज़ हवाई जहाज़ वाले गोले फेंकें तो उसका निशाना ना चूक जाए और वह पूरी तरह बदला ले सके। काश प्रतिशोध का यही नन्हा जज्बा हर शख्स में पैदा हो जाए। इसी अरसे में जबकि एक नन्हा बच्चा बदला लेने की फिक्र में डूबा हुआ तरह तरह के मंसूबे बांध रहा था, घर के दूसरे हिस्से में खालिद का अब्बा अपनी बीवी के पास बैठा हुआ मामी को हिदायत कर रहा था कि वह आगे से घर में इस किस्म की कोई बात ना करें जिससे खालिद को दहशत हो। मामी को और बीवी को इस किस्म की ताकीद करके वह अभी बड़े दरवाजे से बाहर जा रहा था कि खादिम एक भयानक खबर लाया कि शहर के लोग बादशाह के मना करने पर भी शाम के करीब एक आम जलसा करने वाले हैं। ये उम्मीद की जाती है कि कोई ना कोई दुर्घटना ज़रूर पेश आकर रहेगी। खालिद का अब्बा ये खबर सुनकर बहुत खौफजदा हुआ। अब उसे यकीन हो गया कि माहौल का गैर मामूली सुकून, जहाज़ों की उड़ान, बाज़ारों में सशस्त्र पुलिस की गश्त, लोगों के चेहरों पर उदासी का आलम और खूनी आंधियों की आमद किसी खौफनाक हादसे के आसार थे। वह हादसा किस किस्म का होगा, ये खालिद के अब्बा की तरह किसी को भी मालूम नहीं था। सारा शहर किसी नामालूम खौफ में लिपटा हुआ था। बाजार जाने के ख्याल को तर्क करके खालिद का अब्बा अभी कपड़े भी नहीं बदल पाया था कि जहाज़ों का शोर बुलंद हुआ। वह सहम गया। उसे लगा जैसे सैकड़ों इंसान एक हो आवाज़ में दर्द की शिद्दत से करा रहे हैं। खालिद जहाज़ों का शोरगुल सुनकर अपनी हवाई बंदूक संभालता हुआ कमरे से बाहर दौड़ आया और उन्हें गौर से देखने लगा, ताकि वे जिस वक्त गोला फेंकने लगे तो वह अपनी हवाई बंदूक की मदद से उन्हें नीचे गिरा दे। इस वक्त इस 6 साल के बच्चे के चेहरे पर मजबूत इरादे और दृढ़ निश्चय के लक्षण प्रकट थे,
जो कम हकीकत बंदूक का खिलौना हाथ में थामे एक वीर सिपाही को शर्मिंदा कर रहा था। मालूम होता था कि वह आज इस चीज़ को जो उसे अरसे से खौफजदा कर रही थी मिटाने पर तुला हुआ है। खालिद के देखते देखते एक जहाज से कुछ चीज़ गिरी जो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के समान थी। गिरते ही वे टुकड़े हवा में पतंगों की तरह उड़ने लगे। इनमें से चंद खालिद के मकान की छत पर भी गिरे। खालिद भागता हुआ ऊपर गया और कागज़ उठाकर अपने वालिद के पास आया। अब्बा जी, मामी सचमुच कुछ बक रही थी। जहाज़ वालों ने तो गोलों की बजाय ये कागज़ फेंके हैं। खालिद के अब्बा ने वह कागज़ लेकर पढ़ना शुरू किया तो रंग जर्द हो गया। होने वाले हादसे की तस्वीर उसे साफ तौर पर नज़र आने लगी। इस इश्तहार में साफ लिखा था कि बादशाह किसी को जलसा करने की इजाज़त नहीं देता और अगर उसकी मर्ज़ी के खिलाफ जलसा किया गया तो अंजाम की जिम्मेदार स्वयं जनता होगी। अपने वालिद को इश्तहार पढ़ने के बाद इस कदर हैरान देखकर खालिद ने घबराते हुए पूछा, इसमें ये तो नहीं लिखा कि वह हमारे घर पर गोले फेंकेंगे? खालिद के अब्बा ने उसके सवाल का जवाब देने की जगह उसे समझाया। खालिद, इस वक्त तुम जाओ जाओ अपनी बंदूक के साथ खेलो। मगर इसमें लिखा क्या है? खालिद के बाप ने गुफ्तगू को अधिक बढ़ाने के डर से झूठ बोलते हुए कहा, लिखा है आज शाम को एक तमाशा होगा। खालिद चहका, तमाशा होगा? फिर तो हम भी चलेंगे ना। क्या कहा? खालिद का वालिद चौंका। क्या इस तमाशे में आप मुझे नहीं ले चलेंगे? ले चलेंगे। अब जाओ जाकर खेलो। कहाँ खेलूं? बाजार में आप मुझे जाने नहीं देते। मामी मुझसे खेलती नहीं। मेरे साथ पढ़ने वाला मेरा दोस्त भी तो आजकल यहाँ नहीं आता। अब आप ही बताएं, मैं खेलूं तो किससे खेलूं? शाम के वक्त तमाशा देखने तो ज़रूर चलेंगे ना। किसी जवाब का इंतज़ार किए बगैर खालिद कमरे से बाहर चला गया और अलग अलग कमरों में आवारा फिरता हुआ अपने वालिद की बैठक में पहुंचा, जिसकी खिड़कियां बाजार की तरफ खुलती थीं। खिड़की के करीब जाकर वह बाजार की तरफ देखने लगा तो क्या देखता है कि बाजार में दुकानें बंद हैं, मगर आना जाना जारी है। लोग जलसे में शामिल होने के लिए जा रहे थे। वह सख्त हैरान था कि दुकानें क्यों बंद रहती हैं। इस मसले के हल के लिए उसने अपने नन्हे दिमाग पर बहुत जोर दिया, मगर कोई नतीजा ना निकाल सका। बहुत सोच विचार के बाद उसने सोचा कि लोगों ने वह तमाशा देखने की खातिर जिसके इश्तहार जहाज बांट रहे थे दुकानें बंद कर रखी हैं। अब उसने ख्याल किया कि वह कोई निहायत ही दिलचस्प तमाशा होगा जिसके लिए तमाम बाजार बंद है। इस ख्याल ने खालिद को सख्त बेचैन कर दिया और वह उस वक्त का बेकरारी से इंतज़ार करने लगा जब अब्बा उसे तमाशा दिखाने ले चलेंगे। वक्त गुजरता गया। वह खूनी घड़ी करीब आती गई। तीसरे पहर का वक्त था। खालिद, उसका बाप और माँ चुप बैठे एक दूसरे को खामोश निगाहों से ताक रहे थे। हवा सिसकियाँ भरती चल रही थी। तड़ तड़ की आवाज़ सुनते ही खालिद के बाप के चेहरे का रंग कागज़ की तरह सफ़ेद हो गया। ज़ुबान से मुश्किल से इतना ही कह सका, गोली। खालिद की बेहद डरी हुई माँ एक शब्द भी मुंह से ना निकाल सकी। गोली का नाम सुनते ही ऐसा मालूम हुआ जैसे उसकी छाती में गोली उतर रही है। खालिद इस आवाज़ को सुनते ही अपने वालिद की उंगली पकड़कर कहने लगा, अब्बा जी चलो चलें, तमाशा तो शुरू हो गया है। कौन सा तमाशा? खालिद के बाप ने अपने खौफ को छुपाते हुए कहा, वही तमाशा जिसके इश्तहार आज सुबह जहाज़ बांट रहे थे। खेल शुरू हो गया है, तभी तो इतने पटाखों की आवाज़ सुनाई दे रही है। अभी बहुत वक्त बाकी है, तुम शोर मत करो। अब जाओ मामी के पास जाकर खेलो। वालिद की हिदायत पूरी होते ही खालिद बावर्ची खाने की तरफ रवाना हो गया। वहाँ मामी को न पाकर अपने वालिद की बैठक में जाकर खिड़की से बाजार की तरफ देखने लगा। बाजार में आवाजाही बंद हो जाने की वजह से सन्नाटा तारी था। दूर कुत्तों की दर्दनाक चीखें सुनाई दे रही थी। कुछ क्षणों के बाद इन चीखों में इंसानों की दर्दनाक आवाज़ें शामिल हो गई। खालिद किसी को कराहते सुनकर बहुत हैरान हुआ। अभी वह इस आवाज़ की जुस्तजू के लिए कोशिश कर ही रहा था कि चौक में उसे एक लड़का दिखाई दिया जो चीखता चिल्लाता भागता चला आ रहा था। खालिद के कमरे के ठीक सामने वह लड़का लड़खड़ा कर गिरा
اور گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ اس کی پنڈلی پر گہرا زخم تھا جس سے لگاتار خون نکل رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر خالد بہت خوفزدہ ہوا۔ بھاگ کر اپنے والد کے پاس آیا اور کہنے لگا، ابا ابا، بازار میں ایک لڑکا گر پڑا ہے، اس کے ٹانگ سے بہت خون نکل رہا ہے۔ خالد کا باپ یہ سنتے ہی کھڑکی کی طرف گیا اور دیکھا کہ واقعی ایک نوجوان بازار میں اوندھے منہ پڑا ہے۔ بادشاہ کے خوف کے کارن کسی میں اتنا ساہس نہیں تھا کہ اس لڑکے کو سڑک پر سے اٹھا کر سامنے والی دکان کے پٹے پر لٹا دے۔ ابا، اس لڑکے کو کسی نے پیٹا ہے؟ خالد کا باپ ہاں میں سر ہلاتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اب خالد کمرے میں اکیلا رہ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اس لڑکے کو اتنے بڑے زخم سے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، جبکہ ایک دفعہ اسے چاقو چبھنے سے ہی تمام رات نیند نہیں آئی تھی۔ اس کا باپ اور اس کی ماں تمام رات اس کے سرہانے بیٹھے رہے تھے۔ اس خیال کے آتے ہی اسے ایسا معلوم ہونے لگا کہ جیسے وہ زخم خود اس کی پنڈلی میں ہے اور اس میں بہت تیز درد ہے۔ ایک وہ رونے لگا۔ خالد کے رونے کی آواز سن کر اس کی ماں دوڑتی دوڑتی آئی اور اس کو گود میں لے کر پوچھنے لگی، میرے بچے، رو کیوں رہے ہو؟ امی، اسے کسی نے مارا ہے۔ شرارت کی ہوگی اس نے، مگر اسکول میں تو چھڑی سے سجا دیتے ہیں، لہو تو نہیں نکالتے۔ چھڑی زور سے لگ گئی ہوگی۔ تو پھر کیوں اس لڑکے کو اس قدر مارا گیا؟ ایک روز جب ماسٹر صاحب نے میرے کان کھینچ کر سرخ کر دیے تو ابا جی نے ہیڈ ماسٹر کے پاس شکایت کی تھی نا۔ اس لڑکے کا ماسٹر بہت بڑا آدمی ہے۔ اللہ میاں سے بھی بڑا؟ نہیں، ان سے چھوٹا ہے۔ تو پھر وہ اللہ میاں کے پاس شکایت کرے گا؟ آج دیر ہو گئی ہے، چلو سوئیں۔ اللہ میاں، میں دعا کرتا ہوں کہ تو اس ماسٹر کو جس نے اس لڑکے کو پیٹا ہے اچھی طرح سزا دے اور اس چھڑی کو چھین لے جس کے استعمال سے خون نکل آتا ہے۔ میں نے پہاڑے یاد نہیں کیے، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ چھڑی میرے استاد کے ہاتھ نہ آ جائے۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو پھر میں بھی تم سے نہیں بولوں گا۔ سوتے وقت خالد دل ہی دل میں یہ دعا مانگ رہا تھا۔ آپ سن رہے تھے سعادت حسن منٹو کی لکھی کہانی تماشا، سریتا کی آواز میں۔